अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूँ अली सरवर। मौलाना फजल रहमान ने जहाँ एक तरफ मुतालबा किया है कि नए इलेक्शन बहुत ज़रूरी हैं ताकि सियासी इस्तेहकाम आए, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट ख़रीद लिए थे और हम वोट ना भी देते इस हुकूमत को तो ये बासानी 2/3 अक्सरियत से मंजूर करा लेते आइनी तरमीम को। 26वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है, तो जहाँ ये सच आज कहा है मौलाना फजल रहमान ने, वहीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के उस इंटरव्यू को भी ज़रूर याद रखिए जो गैर मुल्की नशरियाती इदारे को उन्होंने दिया और उसमें कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब के बग़ैर भी हमारे पास नंबर्स पूरे थे। तो वो जो बात की जा रही है मुसलसल हुकूमत की जानिब से कि जी हमने किसी और पार्टी के किसी भी शख्स को नहीं तोड़ा बल्कि यही लोग थे, तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि जहाँ फजल रहमान साहब इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अगर वो सच नहीं है तो फिर हुकूमत चैलेंज करे उन्हें। लेकिन ये बात कहना कि जी 11 वोट ख़रीद लिए थे, ख़रीदने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने। और इसके अलावा मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर आज शेर अब्दुल मरवत की मुलाकात हुई बानी PTI से और वहाँ से नई हिदायत लेकर बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, इस पर भी हम बात करेंगे। और गुफ्तगू ये भी होगी कि कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर हैं JUI के, उन्होंने कहा है कि टॉप 3 जजेज़ में से किसी एक को आइनी अदालत का सरबराह होना चाहिए और उन्होंने भी यही कहा है कि जी आखिर तक मसौदा हमें नहीं दिखाया गया था और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने है। असल बात यह है कि जो अवामी इश्यूज़ हैं उस पर क्यों कोई बात नहीं होती। आज महंगाई, ग़ुरबत, बेरोज़गारी, तमाम मसाइल जूं के तो मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें इंटरनेशनली हवाले से तो हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए क्या हालात हैं। ईरान की मैं बात कर रहा हूँ और क्या खुदा न खास्ता वो जंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, तीसरी आलमी जंग, क्या उसका ख़तरा टल चुका है या पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियेकार हैं, दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूर साहब मौजूद हैं, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियेकार, आप दोनों के बहुत शुक्रिया। सर 11 वोट ख़रीद लिए थे हुकूमत ने और अब 27वीं आइनी तरमीम की तैयारियाँ जारी हैं। गो के हुकूमती वज़ीर अता तारड़ मना कर रहे हैं, दूसरे वज़रा कह रहे हैं कि जनाब नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ला रहे बल्कि ला रहे हैं। 27वीं आइनी तरमीम भी आ रही है। लेकिन मौलाना साहब ने जो सच कहा है कि जी 11 वोट ख़रीद लिए थे, जो ख़रीद लिए थे वो 5 काम आ गए, 6 रह गए। और 27वीं आइनी तरमीम अगर हुकूमत लेकर के आएगी तो आप समझते हैं कि फिर मौलाना साहब के घर के चक्कर पे चक्कर लगेंगे या फिर 11 वोट जो ख़रीदे हुए वो काम आ जाएंगे? बिस्मिल्लाह। देखिए, सच ये है कि और हकीकत भी यही है कि 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है। अब ये जितनी भी बातें होनी है इसके आफ्टर शॉक्स हैं। जैसे एक बड़ा ज़ल्ज़ला आ जाता है ना, उसके बाद थोड़े थोड़े आफ्टर शॉक्स आ रहे होते हैं, ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं। इस किस्म के बयान से वो शेख सुर्खियों में आ रहे हैं और आप और हम डिस्कस कर रहे हैं और लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। ख़रीद लिए थे कि नहीं ख़रीद लिए थे, 11 ख़रीदे थे, 6 ने वोट दिए, 5 ने वोट दिए, उनका ज़मीर जागा, उन्होंने इसलिए वोट दिए या उन पर कोई प्रेशर था, ये बातें अब होती ही रहेंगी। लेकिन अब ये माजी में चली गई। 27वीं आइनी तरमीम मैंने आपको बोला है कि मुझे दूर दूर तक हाल फिलहाल नज़र नहीं आती, मुस्तक़बिल करीब में। लेकिन चूँकि कुछ जमातों को लॉलीपॉप दी गई थी, उनको भी लारी लप्पा देना होता है, इसलिए इसकी भी आप आवाज़ें सुनते रहेंगे। कब तक? जब तक के आइनी तरमीम 27वीं को कोई खदुखाल सामने नहीं आ जाता। मौलाना और बिलावल भुट्टो का जो किरदार इसमें रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा, क्योंकि अगर मौलाना नहीं मानते या PTI नहीं ऑन बोर्ड होती तो ये 26 तरमीम नहीं होती, ये 64 होती है, 74 होती है। उन चीज़ों से बचा लिया और आइन को उस जगह जहाँ वो चला जाता उससे इन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। तो ये एक अच्छा काम है। अब ये बातें तो होती रहेंगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बातें इसलिए आपने समझते हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि 11 वोट अगर ख़रीद लिए थे। मौलाना जैसा ज़ीरक सियासतदान कह रहा है जिसके तमाम बातों पर अपोजिशन भी एतबार करती है, हुकूमत तो कर ही रही है एतबार, और उनका ये कहना तो फिर अलार्मिंग तो है ना। 27वीं अगर आइनी तरमीम आती है, 11 वोट ख़रीदे हुए हैं मौलाना साहब की, फिर तो आपको लगता है घर के चक्कर पे चक्कर होंगे या ज़रूरत नहीं है मौलाना साहब की? देखिए, ये मौलाना साहब अपनी सफाई दे रहे हैं ना। उन्होंने कुछ वादे वईद किए थे PTI से कि वो इस तरमीम का हिस्सा नहीं होंगे अगर आप नहीं होंगे, तो ये बता रहे हैं कि मैं इस तरमीम का हिस्सा इसलिए बना कि अगर मैं नहीं भी बनता तो वो कर लेते तो मैं ये चीज़ें नहीं रोक पाता। ख़ास तौर से आइनी वो अदालत जो बनने जा रही थी
उसमें कुछ वो होते। फिर सबसे ख़तरनाक बात जो उसको पीटीआई की रेजोल्यूशन थी, पीपल्स पार्टी की भी थी, उन्होंने मौलाना को रख के उसमें खेला, वो थी कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल। वो जो चीज़ रोकी वो उसका क्रेडिट इन लोगों को जाता है। तो बहरहाल आज जब 27वीं तरमीम आएंगी तो देख लेंगे किसके घर के चक्कर लगते हैं, कब लगते हैं। सबको बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, कंसेंसस से ही आएगी, वोट खरीद के नहीं आती। अनिस मंसूरी साहब, ये जाहिर है अब वक्त तो गुजर चुका, लेकिन सच अगर कहा है फजल रहमान साहब ने तो कड़ियाँ इस तरह मिलती हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हफ्ता भर पहले गैर मुल्क नशाती इदारे को जो इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि मौलाना के बगैर भी नंबर पूरे थे। उस बात की तस्दीक मौलाना साहब ने कर दी है कि 11 लोग ऑलरेडी हुकूमत ने ख़रीदे हुए थे। तो फिर रोज़ाना टॉक शोज़ में बैठकर या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा मुक्का लहरा कर ऐलान किया था कि देख लीजिए जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने बंदे तोड़ लिए और फ्रॉड क्रॉसिंग और ये तमाम चीज़ें, कोई हमने बंदा नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं किया, और मौलाना साहब के साथ मिलकर हमने बासानी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली। तो इन दोनों बड़े लीडरान हैं, दोनों तस्लीम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात तो फिर होनी चाहिए इसको, या सिर्फ ये भी कहें कि जी किस्सा पारीना हो गया, माजी हो गया, इस बात को तो 8-10 दिन गुजर चुके। बहुत शुक्रिया अली। ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और वो धोखा भी इस खूबसूरती के साथ दे रहे हैं कि मत पूछिए। ये कह रहे हैं कि जनाब ख़रीद लिए गए थे, पीटीआई कहती है कि डरा दिए गए थे। सही, अगर ये बात कहते हैं कि ख़रीद लिए गए थे, इसका मतलब है कोई बिका है। जब बिका है तो फिर ख़रीदने वाले का कसूर नहीं है, बिकने वाले का है। बिकने वाले का है ना, कि भाई उसने अपनी कीमत, बिकने वाले की कोई मजबूरी जो है वो अब XYZ आप कोई भी नाम दे दें, XYZ कुछ भी नाम देते हैं ना, आप उसका आप कोई भी जिक्र कर लीजिए। सवाल ये है अली कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ ये कहते हैं, आपने पूरे मामले में देखा कि पीटीआई साथ साथ बैठी हुई थी। आज पीटीआई के चेयरमैन कहते हैं जिसने वोट दिया वो गद्दार है, उसी की इमामत में नमाज़ पढ़ते हैं। तो बेसिकली सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, सब अपने अपने गोल्स हासिल कर रहे हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं हुकूमत से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना एडवांटेज ले लिया सारा, पीपल्स पार्टी ने अपना झंडा ऊंचा कर लिया, मौलाना ने अपना अलम बुलंद कर दिया, पीटीआई ने अपनी डील काट ली, सब ने एमके में रह गई। सही, एमके रह जाती है को तो वो तो रह गए ना, हमने खुद कहा वो तो रह ही गए ना। सही ना, एमके को कुछ मिला है क्या? वादे नहीं, वो तो गज़ब किया जो तेरे वादे पर एतबार क्या कर लेने दीजिए, एक और वादे पर एतबार क्या कर पड़ता है। तो वो तो बिल्कुल उस सिंध में चलते ना जहाँ से हुक्म आता है। सही है, तो उनके लिए तो कोई मायने नहीं। अच्छा, अब ये तो देखिए ना, बीच में अब आपने एमकेएम का जिक्र कर दिया है, तो जाहिर है फिर पंजाबी में कहते हैं ना, गलत टुर पर ही उस पास से तो चलें जी। फारूक स्टार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कराची में ख़ताब किया, एक जगह प्रोग्राम था उनका, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को जनाब निशाने पर रख लिया, और उन्होंने ये कहा कि बहुत जायदादें बना ली आपने दुबई अमेरिका में, अब तो शर्म कर लें, कुछ काम कर लें, कुछ एहसास कर लें, चौथी हुकूमत है। सर, बात दुरुस्त तो की उन्होंने, या इसमें भी आपको लगता है कि नहीं बात सही नहीं की उन्होंने? ये तो सियासी बयान है, जायदाद अमेरिका में किस किस की है, ये वो ज़रा सा अंदर झाँक के देखें तो उनको अपने ही कई नज़र आ जाएंगे जो अभी अमेरिका में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वफाकी वज़ीर, मेयर, यहाँ के बड़े बड़ी चीज़ें उनकी अमेरिका में जायदाद। तो किसों की खबरें, पीपल्स पार्टी वाले की जायदाद की खबरें तो अमेरिका में मुझे तो सुनाई इल्म नहीं है। और दुबई जो कहा उन्होंने, दुबई में कहा है, दुबई में जो घर है वो पीपल्स पार्टी वाले कई दफ़ा इसकी बता चुके हैं कि जो दुबई में जिसको ये कहते हैं अब तो कुछ काम कर लें, एहसास कर लें सिंध का। काम ज़रूर करना चाहिए, काम की बात वो उनको याद दिलाते रहना चाहिए कि काम कर लें। तो काम हो रहा है सिंध में? वो तो ये कहते हैं काम हो रहा है। नहीं, आपका नज़रिया क्या है? काम कुछ आपको तो हो नजर आ रहा है, कुछ तो हो रहा है। बारिशों के बाद की सूरत हाल, बारिशों के पहले की सूरत हाल से अब बेहतर है, बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन मजीद बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तेज़ी के साथ काम होना चाहिए, काम हम अभी बहुत काम होना है। क्या लगता है आपको कितना टाइम दिया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि यहाँ पर अमन-ओ-अमान का दौरा हो जाए? देखिए, अमन-ओ-अमान तो बहुत है, लोगों को रोज़गार मिल जाए। देखिए, अमन-ओ-अमान बहुत बेहतर है। वो वैसा कोई खुदा ना खाता झगड़ा नहीं है जैसे कि माजी में होता था, जिनका बयान था उनके ज़माने में जिस तरह होता था, ऐसा नहीं है। कोई दिन में
20, 25, 30, 40, 50 लाशें वाशें तो नहीं गिर रही। गैर मुल्की लूट लेकिन- रहे हैं सर, भाई मुल्कियों या गैर मुल्की लूटने वाला तो नहीं देखता ना, और तो बदनामी तो होगी ना पाकिस्तान। बदनामी होती है। जो गैर मुल्की लूटता है वो डाकू जरूर पकड़े जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा, लुटे हैं ना ये, वो जरूर पकड़े जाते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल में बैंक लुट रहे हैं यार, इस्लामाबाद कैपिटल में चीज़ें हो रही हैं। हालांकि वहाँ तो पार्टी नहीं है। अमनो अमान की सूरत हाल तो पूरी दुनिया में वैसी है, लेकिन खुदा न खाता वैसे कोई राइट्स नहीं हो रहे कोई जिस तरीके से होते थे। लेकिन टारगेटेड स्नैचिंग है, वाले स्नैचिंग है, उसमें बहुत कभी कभी अफसोसनाक वाक़यात भी हो जाते हैं, जिसके लिए पुलिसिंग की को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। साथ साथ इसलिए मैंने वक्त पूछा आपसे, आपका तजिया क्या है, कितना वक्त दिया जाए? कौन सदी तो हो गई है। किसको, पीपल्स पार्टी को? देखिए, अगर करने पे आए ना, अगर करने पे आए तो 6 महीने बहुत है। इसका मतलब करना नहीं चाह रहे, ये कहना चाह रहे करने हैं। पे आए अगर तो 6 साल भी नहीं है, तो इसमें तो कोई दो बातें नहीं है कि बहुत काम करना चाहिए इनको करना। ख़ास तौर से पुलिस वो इदारा है जो किसी का नहीं होता, जो हर हुकूमरान जमात की बदनामी का बाइस बनता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो थानों की पुलिस हो, चाहे सिक्योरिटी की पुलिस हो, जो भी पुलिस होती है ना, उसकी वही बदनामी का बाइस है। उसका बैलेंस और चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अरे सुंदर साहब, ये आप भी कहेंगे फारूकदार साहब ने जो गुस्से में निशाने पर रख लिया पीपल्स पार्टी को कि अब तो कुछ कर लें, कुछ एहसास कर लें, बाहर जायदादें बना ली दुबई अमेरिका में, अब तो काम कर लें। बहुत अच्छी बात है फारूक साहब ने कहा। तो थोड़ी देर पहले कि वो सिंध असेंबली भी देख लेते, जहाँ पर उनके पार्लिमानी लीडर जो है वो टोपी पहन रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वालों ने पहना दी ना। सर मैं वजाहतें उस पर करूँगा ना, सही है। दूसरी तरफ जो है वो ये भी देख लेते कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसमें एमक्यूएम के चंद रहनुमाओं की इन्वेस्टमेंट है, और उसे दुबई में, अमेरिका में, कराची में सही, और उस पे जो है वो बरह रास्त सिंध हुकूमत ने सारी और एसबीसी ने आंखें बंद की हुई हैं। ओहो, तो इसका मतलब आपस में मिले में क्या? सर मैं तो कुछ नहीं कह रहा सर, ये तो फिर आपने तबसरा नहीं किया इस बात। मैं तो जिस तरीके से कसीदा गोलियां मतलब एक हो रही दूसरे के हैं, खिलाफ खबरें भी आ रही हैं, बयानात भी दिए जा रहे हैं, और आंखें बंद भी की हुई हैं। वो बात बता तो रहा वो हूं। बात फिर इसका मतलब है आप कड़ियाँ मिला रहे हैं कि जी वो वोट दे दिया, कुछ हासिल नहीं किया। भाई मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को बताते हैं कि हमारे मिलकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, जो एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को बता रहे हैं, यार हमारे भाई हैं, कोई मसला नहीं। ये मैं एमक्यूएम की लफ्ज़ नहीं कह रहा क्या एमक्यूएम ने क्या लिया, वो जो आपस में गुफ्तगू करते ना, मैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है हमारे साथ है, कोई मसला नहीं। यानी वही जुमला है ये तो, जो एक ज़माने में वीडियो वायरल हुई थी, ये सब इकट्ठे बैठे हुए थे, वसीम अख्तर ने कहा हम बाहर से नहीं अंदर से भी एक हैं। हाँ, बिल्कुल सेम मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे गुनहगार कानों ने सुना है, एक वज़ीर को दूसरे वज़ीर से कहते हैं। तो सर फिर किस तरह एक कोटा सिस्टम ख़त्म करा लेंगे? ये किस तरह पानी की बात करते हैं, K4 की, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की? कोटा सिस्टम पर मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ। जब उन्होंने कहा था कि एमक्यूएम को बने हुए 40 साल हो गए, आज तक कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं हो सका, मैं उनकी उस बात से मुत्तफ़िक हूँ। ना होगा नहीं, वो जो उन्होंने कहा था, मैं उनकी बात को इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, वो भाई एमक्यूएम के लीडर हैं, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो वो कहा जो है, उन्होंने कहा है मैं वो कह रहा हूँ। वो कहते हैं, जाहिर सी बात है। वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि भाई एमक्यूएम को कोटा सिस्टम 40 साल हो गए, ख़त्म नहीं हो अच्छा, सका। ये चूँकि एमक्यूएम ये बात अलग है, उन्होंने 8-10 महीने पहले कहा था। सर एक बड़ा बात आप करेंगे कि शायद तासुब हो गया, लेकिन एम.एल. वली खान के मुझे एक बयान याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ लगे हाथों आप दोनों से इसका भी तस्करा कर दिया जाए। एम.एल. वली साहब ने ये फरमाया कि यार किस तरह देखिए दोहरा मयार है पाकिस्तान के लोगों का, जो हिंदुस्तान से आए हिजरत करके महाजिर, उनको सर आँखों पर हमने बिठाया है। अफ़गानिस्तान से जो महाजिर आते हैं उनको ये कहते हैं कि जनाब ये कैसे लोग हैं, ये चोर हैं, ये फ़लाँ हैं, इनको वापस भेज दो। सर एम.एल. वली बादशाह खान का नवाज कहते हैं, मैं इसका क्या करूँ, एम.एल. वली साहब की इस बयान का मैं क्या तशरीह करूँ? दो मिलाए किस तरह से? वो लोग जो हिजरत करके आए, जिन्होंने मुल्क बनाने के लिए जद्दोजहद की, नस्ल की कुर्बानी दी, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग जो है ना बेघर हुए, पता नहीं लाखों शहीद हुए, और इस मुल्क जिसको सुबह उठ के इन्होंने पाकिस्तान कहा, उस मुल्क के लिए किया उन्होंने,
अब उनका मुकाबला उसमें करते हैं कि वो अफगानिस्तान से जो उधर रशिया से जंग थी, जो उधर से भाग कर आए, जिनको हमने पनाह दी, 30-40 साल उनको खिलाया पिलाया, फिर वो इस मुल्क के खिलाफ ही लड़ रहे हैं और इसको अफगानिस्तान का हिस्सा कहते हैं, उनको वेलकम करें। ये मतलब उनकी सोच के लिए जो अल्फाज है वो मैं अदा नहीं करना चाहता, सॉरी। नहीं तो अब वो जिस तरह मिला रहे हैं कि जिनको सर आँखों में बिठा लिया और उनको पूछ नहीं रहे, तो आज तो दौर दौरा है वहाँ अमन का, तालिबान की हुकूमत आ गई है, जो हमारे मेहमान थे वापस जाना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? कब का चला जाना चाहिए था और हुकूमत को भेज देना चाहिए। हर गुजरते दिन में यही लोग मुश्किलात कर रहे हैं। आप देखें, मैं कराची का अमन खराब करने में बड़ा किरदार नहीं तो बुरा होगा। खाली कराची का, KPK का खुद का अमन सबसे ज़्यादा अफगानी गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, उनकी जेलें उनसे भरी हुई हैं। पंजाब की जेलें, सिंध की जेलें, मैं कहता हूँ अभी आप चले सुबह आप जाके सिटी कोर्ट पे खड़े हुए, अगर 500 कैदी आ रहे होंगे, 400 अगर वो नहीं हो तो आप बोलें, तो वो इनकी बात का मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ तस्वीर करूँ, फिर कुछ क्या कहेंगे जनाब वली खान के पोते की इस बात का, जो आप लीडर हैं ANP के, और वो उन्होंने मिसाल दी है कि जी ये देख लीजिए दोहरा मयार पाकिस्तान का, कि हिंदुस्तान से जो महाजिर आए सर आँखों में बिठा लिया, और हम अफ़गानिस्तान से जो पठान और पश्तून आए उनको कह रहे हैं कि जी वापस जाओ, और उनके बारे में रोज़ाना बातें करते हैं। देखिए, जिस तरह आपने भी कहा कि और नवीद भाई ने भी कहा कि दो बड़ी अलग अलग चीज़ें जो महाजिर, पहले तो इसको आप दोनों ने क्लियर नहीं किया, उसने दोनों के लिए लफ्ज़ महाजिर इस्तेमाल किया। नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ ना। देखिए, दोनों, एक तो वो महाजिर जो आए थे, हिजरत कर आए थे, वो जो इस्लाम की खातिर या अपने मुल्क के मुल्क नया बनाया, दायरे वोट दिया, जदोजहद की, और जो लोग अपने मुल्क में बदअमनी की वजह से यहाँ आए वो पनाह गुज़ीर हैं। तो दोनों बातों में फ़र्क है कि एक महाजिर है हिजरत कर जो आया, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर उसने मुल्क के लिए या इस्लाम के लिए जो खदमात अंजाम दी, तो इसीलिए उसको काउंट कर, उसको दोनों को एक साथ रखने में बड़ा फ़र्क होता है। कि अगर ये कहा जाए कि जनाब जर्मनी के अंदर जो लोग मशरक़ी और मगरबी जर्मनी के दरमियान हालात जब ख़राब हुए तो उधर ट्रैवल जिन्होंने अपनी जगहें बदली, तो वो तो बेसिकली हिजरत काउंट होगी। लेकिन जो लोग पूरी दुनिया से कानूनी तरीक़ों से आए, उससे तो नहीं कहा जा सकता ना कि जनाब तो वो वहाँ के शहरी हैं। ये दो बातों में बड़ा फ़र्क समझना चाहिए और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। दर हकीकत ये बेसिकली ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उस माजी की मिसाल को अपने साथ ज्वाइन करते हैं। ये बिल्कुल गलत मिसाल है। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों की बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो अगर किसी तौर पर भी अपने, क्योंकि अब देखें ना, जो लोग पश्तू जो अफ़गानी यहाँ आए थे, अब उनका एक बड़ा वोट हो चुका है, और वो वोट एमल वली ख़ान उस वोट को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, जिसे मंजूर पश्तीन अपनी तरफ ले आया है। इसी तरीके से सिंध की सियासत में भी जो है वो कराची के अंदर एक बड़ा तबका अफगान वोटर है। एक ज़माने में वो ANP के साथ होता था, आज कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उसमें तो कुछ आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PTI वगैरह वो भी बन चुके हैं, नाज़िम भी बन चुके हैं। तो ज़ाहिर है ये सियासी जमातों के अपने मफादात हैं, तो इस वजह से वो इस तरह का स्लोगन करते हैं कि जनाब वो वोटर अपनी तरफ ला सकें। स्लोगन, ये सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये सिर्फ इस तरह के बयान दिए जाते हैं। दोनों का कोई मतलब है ही नहीं कंपैरिजन जिसमें किया जाए, जिस तरह दोनों मेरे मौजूद मेहमानों ने कहा। अच्छा जी, शेर अब्दुल मरवत साहब बड़े अहम रहनुमा, जिनके बारे में यहाँ तक खबरें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि अब तो सारे वकला की आदत है सामने और कोई ऐसा शख्स नहीं है, तो इन्होंने बड़ी पॉपुलरिटी हासिल की। जहाँ जाते हैं जनाब जमे गफ़ीर जमा कर लेते हैं, तो शाहिद ख़ान के बाद यही सबसे अहम आदमी होंगे। लेकिन फिर ज़ाहिर जो बाहर लोग हैं वो नाराज़ हुए इनसे, फिर साइडलाइन हो गए, फिर ये बीमार हो गए, अब दोबारा वो एक्टिव हुए हैं और तनकीद कर रहे हैं मुसलसल वो अपनी अब बाहर जो क़यादत मौजूद है उन पर। लेकिन आज बहरहाल उनकी मुलाकात हुई ख़ान से, और बाहर आकर उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि एक तो जो मुझे तहरीक चलाने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें शामिल किया है। ख़ान ने ये भी कहा है, ख़ान ने ये भी कहा है कि अली अमीन गंडापुर बेहतर तरीके से तहरीक नहीं चला सके। और मौलाना साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा, और कि जनाब मौलाना साहब ने हमें कहा है कि जी हमारी वजह से ही फ़ौजी अदालतें नहीं बन रही, हमने बड़ी इस उस ख़ान साहब ने इसमें कहा कि बन भी जाती तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक दफ़ा पहले कह चुका हूँ, उस पर भी आपका एतराज़ था, फिर आपका एतराज़ होगा, भाई ले आएंगे उस चीज़ को जिसको ये शौक़ से लेकर आते हैं। इस किस्म की जो पार्टी होती है, जिस किस्म की डिक्टेटरशिप PTI में है, इसमें कोई बी लीडर बनता ही नहीं है, बी टीम बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट CD होती है। ए है इमरान खान, बस इमरान खान और बस इमरान खान। बी चेंज होते रहते हैं 3 महीने के लिए कुछ। ये जो ख़ास तौर से पॉपुलर हो जाए, जैसे मरवत साहब बड़े पॉपुलर हो गए थे, वो एक बयान से वो तो बढ़ गया,
उससे जो बड़े पॉपुलर हुए थे, और जो उनका अंदाज़ बयान है वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा पसंद किया जाता है यंगस्टर में, तो बड़े पॉपुलर हो गए थे, उनको उठा के वो खुद बढ़ गए। फिर जनाब KP के वज़ीर आला जनाब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमला कर दूंगा और ये ट्राई कर दूंगा वफाक पर, वो उनको बड़ी पसंद है। PTI में यही ज़बान पसंद की जाती है, मगर देखते देखते 2 प्रोग्राम के बाद वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हो गए PTI के बाहर। अब जो बाकी लोग थे उनको पसंद नहीं आया, वो उनके आगे बोने नज़र आने लगे। अब उनको भी साइज़ में ले आए वापस। अब आप कुछ दिनों बाद कुछ तीसरे लीडर उभरते हुए देखेंगे, अनकरीब देखें कौन होते हैं। और ये मिलिट्री कोर्स की जिन्होंने बात की कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बन भी जाएँ तो, वो तो इमरान खान है ना, वो कहता सानू की बना लो। नहीं लगता है आपको जिन मुकदमात में वो ऑलरेडी भुगत रहे हैं, अगर मिलिट्री कोर्ट बनती है तो खान को क्या नुकसान नहीं होगा इसका? देखिए, अगर खान से ज़्यादा मैं समझता हूँ वो इदारे को भी सोचना पड़ेगा कि वो किसी सिविलियन इतने बड़े लीडर को, किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, इमरान खान की जगह पीपल्स पार्टी होती या नून लीग भी होती तो उसके हेड लीडर को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करते हुए थोड़ा सी एहतियात से काम लेते हैं इदारे कि अवाम की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है मिलिट्री को। और अगर वो डायरेक्ट इस किस्म की चीज़ें करेंगी तो जिस जमात की करेंगे उसके वोटर, उसके सपोर्टर की उनके ख़िलाफ़ जो सिंपैथीज है जो एक आदमी की होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ दोनों को ही नुकसान होता अगर ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होता। सिविल इदारों में, सिविल कोर्ट में होना चाहिए, और अगर प्रूफ है तो हो, और हो रहा है और बंद है, तकरीबन साल से ऊपर हो गया। जी, साल से ऊपर हो गया है और ज़ाहिर पेशियाँ उनकी हो रही हैं। क्या कहेंगे निस मंसूरी साहब, शेर अफजल मरवत और जिस तरह के ज़ाहिर इख्तलाफात हमें नज़र आ रहे हैं लीडरशिप के दरमियान, कोई हमांगी नहीं है, लोग निकालने में अब तक कामयाब नहीं हुई PTI, जिस तरह खान साहब कह देते हैं जी DCO का आ जाएँ या फलां जगह जलसा कर लें या वहाँ मुजाहरा कर लें, तो वो जो लोगों के जहनों में है कि शायद PTI के पास बहुत ज़्यादा क्राउड है, 2-3 लाख लोग लेकर पहुँच जाएंगे, अब तक ऐसा नज़र नहीं आया। शेर अफजल मरवत ने ख़ुद कल कहा कि मुझे 3 लाख लोग दे दो, मैं इनकलाब ले आऊँगा। तो वो 3 लाख लोग जमा कौन करेगा, ये ज़ाहिर है इनकी अपनी जिम्मेदारी है। दूसरी बड़ी बात आपने कही है कि शेर अफजल मरवत जो है वो, देखिए ये जिस तरह का किरदार है, आप ये देखिए कि जब से मोहतरमा क्या मुर्शिद क्या नाम है उनका, बुशरा बेगम साहिबा जब से आई हैं तब से आपको बैरिस्टर गौहर कामयाब हो गए। सही ना, मतलब वो वाला जुमला नहीं है कि नायाब हैं हम, वो वाला नहीं, कोई और कामयाब हो गए। तो अब वो ज़रा से कम हो गए, उसकी जगह पे जो है वो बुशरा भी कहा कि सियासी हवाले से तो आज भी वो कह रहे हैं कि जी इनका सियासत से क्या ताल्लुक है। देख लीजिए वो घरेलू खातून हैं, वो आई थी पेशावर आ गई तो क्या हुआ, अब लाहौर चली गई तो क्या हुआ। जब इमरान खान बाहर थे उस वक्त भी वो कहती थी कि इसको ट्रेंड बनाओ, ऑडियोस सारा रिकॉर्ड मौजूद है ना सबके पास। तो पॉलिटिकली तो देखें उसको अलग नहीं किया सकता ना, हम ये समझते हैं कि उसे अलग हो जाना चाहिए। नहीं, लेकिन पोस्ट सियासी कोई नहीं है, मतलब कोई ओहदा नहीं है। देखिए ओहदा तो जो है वो कई लोगों के पास कोई नहीं होता, लेकिन वो बहुत मैटर करते हैं। मसलन किसी और सियासी जमात में भी है। हाँ, बड़ी सियासी जमातों के अंदर है कि जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन अगर वो एक ट्वीट कर दें तो यहाँ इनकलाब बर्पा हो जाता है, होता है ना। मतलब आपने देखा होगा ऐसी कार्रवाइयाँ हो जाती है कि जिसको लोग डरते हैं कि नहीं यार इस मामले में हाथ नहीं डालो, लेकिन अगर वहाँ से कोई ट्वीट कर दे तो ओ हो खलबली मच जाती है कि क्या हो गया, क्या। और मिलिट्री कोर्ट्स पे खान साहब को कोई डर खौफ नहीं है, हालांकि ये सब कुछ जो हो रहा था बात ये हो रही थी कि जी खान को बड़ा डर है मिलिट्री कोर्ट्स ना बन जाएं और उनका मुकदमा ना चला जाए 9 मई का। आप सिर्फ 4 महीने पुराने बयान उठा के देख लीजिए, उसमें वो ये कह रहे थे कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स बन गई, ये मुझे फंसाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं, ये तस्वीर नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो ये अगर आज वो कह रहे हैं मुझे कोई ख़तरा नहीं है उनसे, तो इसको भी हम उसी पैमाने में रख कर देखें कि बुशरा बीबी की रिहाई, उनकी बहनों की रिहाई, सबकी मुलाकातें शुरू। नहीं, ये 2 अलग चीज़ें हैं। इसलिए खान साहब आज कह रहे हैं मुझे ख़तरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं डील हो गई। देखिए खान साहब का मसला ये कि उनके आप किसी बयान पर आप 12 घंटे से ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते। वो अभी 4 दिन पहले अभी जो ट्वीट किया उन्होंने, हाँ वो जो ट्वीट किया वो तो देखे ना आप, जो उन्होंने ट्वीट किया उनके अकाउंट से, उनकी मर्ज़ी से हुआ होगा। मतलब इतनी, जिसको कल तक न्यूट्रल कहते थे, जंगल का बादशाह कहते थे, मिस्टर XY कहते थे, और वीडियोस बना के उसको जो है वो 1971 तक उसको कह रहे थे। और अब इन्होंने नई लाइन ली है जो आपको शेर अफजल मरवत की बातों में भी लगेगी। जो भी है वो नवाज शरीफ है,
कल तक वो जिसको अपना एनिमी मानते थे, यानी कि वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तनकीद करते थे। आप देखिए उनकी लैंग्वेज आजकल शेर अफजल मरवत बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ नहीं चाहता कि यहाँ कोई तब्दीली आए। यहाँ आपको ख़ुद मालूम है कि ना इमरान खान नवाज शरीफ की मर्ज़ी से अंदर है, ना नवाज शरीफ इमरान खान की मर्ज़ी से अंदर था। सही है, मतलब एक सीधा पैरेलल सा उसूल है। कल तक वो जिनको सब कुछ कहते थे, ऐसा नहीं है। देखिए ये भी वही बयानिया देखे जो आजकल इमरान खान का है ना, नवाज शरीफ। ये बड़ा मसला है इनके साथ। अच्छा। कि ये इनसे बात करने से पहले वो कहना चाहिए अगर मैं फतवे की अमान चाहूँ तो कुछ नहीं, आप बिल्कुल वही बात करें जो उन्होंने कही है। नहीं, देखिए इमरान खान अगर अंदर है, इसमें नवाज शरीफ की कोई रज़ा नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। हाँ, उसका इख्तियार नहीं है उसको बंद करे, लेकिन रज़ा है उसकी। कुछ पाकिस्तान आने से पहले कुछ शराइत थी उसकी, उसमें ये भी थी कि खान को बंद करे, हाँ, ये बंद हो और निशान नहीं हो, ये नहीं हो। लेकिन इसमें भी मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि नवाज शरीफ जो बंद था या शहबाज शरीफ बंद था या जो जो लोग उस वक्त बंद थे, उसमें इमरान खान की रज़ा नहीं, उसमें इमरान खान की पूरी रज़ा क्या पूरी वो शामिल थी कि बंद करो इनको, और ना सिर्फ बंद करो, ऐसी भी नहीं हो और ये भी नहीं हो, और क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, इतना कीन नहीं होता कोई, मैं नहीं समझता कोई। तो वो मैं इन दोनों बातों से इख्तिलाफ करता हूँ, लॉजिक भी दिया है। अगर इनके पास कोई लॉजिक है तो वो दे दे कि इमरान खान नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसकी बेटी हालांकि रज़ाई साहब ने पैगाम भी बजाया था एजाज हसन के ज़रिए कि मरियम को और इनकी फरियाल को छोड़ दो, मर्द तो होते हैं गिरफ्तार, हमसे करो जो कुछ करना है, ये रिवायत ना डालो, इन्होंने ये कहा। उन्होंने कोई नहीं एजाज हसन को जवाब दे दे, वो कोई रियायत नहीं थी, आज खुद भुगता। तो उन्हें महसूस हुआ होगा कि कैसा लगता है अगर बहन या बीवी अंदर हो तो इसको मकाफात अमल कहें या बदला कहें? इसको बदला कहें। और ये कब रेस ख़त्म होगी, कब इसको ब्रेक लगेगा, इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था एक गैर मुल्की टीवी चैनल को बिलावल ने जो इंटरव्यू दिया, वी ब्रेक दिस साइकिल। बोला हमने ब्रेक की थी 2008 से 2013 तक, कोई पॉलिटिकल कैदी ना रखे, हमने कोशिश की थी कि इस चीज़ को ब्रेक करें और की, लेकिन जब दूसरा आया तो उसने फिर वही साइकिल स्टार्ट कर दी। नहीं, तो किसी को तो ब्रेक करनी पड़ेगी, पार्टी ने ब्रेक दी थी, दिल बड़ा करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने ब्रेक दी थी तो इसलिए दी थी कि 2007 में मिसाक जमहूरी तो कर चुके थे, फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार था, नून लीग आ चुकी थी, वजारतें ले चुकी थी, फिर वापस चले गए थे, तो वो तो फ्रेंडली चल रहा था, सब कुछ माहौल फ्रेंडली था, उसमें किसको करते वो? तो मिसाक जमहूरी था, दूसरा फरीक कौन था? नून लीग थी ज़ाहिर है। उन्होंने फिर ये किया जब उनकी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी ने तो इसके बाद मिसाक जमहूरी पे अमल किया, पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरी पे अमल किया, उन्होंने अमल किया, ब्रेक कर दी साइकिल, नहीं गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उन्होंने तो फिर वो साइकिल स्टार्ट कर दी, फिर उन्होंने इमरान खान ने आके नून लीग ने वो साइकिल स्टार्ट कर दी पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी ने फिर दोस्ती कर ली। पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ की, अब अगर मैं इसमें देखूँ बाकी जमातों को, पीपल्स पार्टी रिवेंज की सियासत में इस तरह यकीन नहीं रखती जिस तरह इस वक्त पीटीआई रखती है या पीएमएल-एन रखती है, मुझे ये लगता है। जनाब, ये लगता है आपको भी? देखिए नहीं रखती होगी पीपल्स पार्टी किसी की नज़र में, लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त कुछ लोग हल्के से इख्तलाफ पर सिंध में बंद हैं। डायरी साहब की बात कर रहे हैं आप? तो मैं तो नाम नहीं ले रहा, और अगर आप जिनके इख्तलाफात नहीं हैं वो सारे, ये पता है किस तरह का प्रोटेस्ट है? तहरीक इंसाफ के 3 लोग निकले तो दफ़ा 144 लग जाएगी। जमात इस्लामी पूरा प्रोटेस्ट कर ले, शारा फैसल बंद कर ले, बोलेंगे क्या ज़बरदस्त लोग हैं। बात सारी यह है कि किसका प्रोटेस्ट मायने रखता है और किसका प्रोटेस्ट मायने नहीं रखता। ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, ख़वातीन की गिरफ्तारियों का जो जिक्र कर रहे हैं, ये तो हम देखते आ रहे हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ज़माने से। सही है, हमने तो हर वक्त देखा है, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी देखा है, हमने तो तपती धूप में बच्चों को लेकर मिलने जाया करती थी, बिल्कुल नवाज साहिबा को भी देखा है, बिल्कुल, हमने तो सबको देखा है कि जनाब ये तो सिलसिला जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है, हम तब से लेकर वही अंग्रेज़ों का रवैया यहाँ पर, जो उनका कानून नाफिज है, इसी तरीके से उनका रवैया यहाँ पर नाफिज है। उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में जो कुछ होता था, जिस तरीके से हमारी औरतों को बंद किया जाता था, आज़ादी के लिए जो बात करती थी, उनके साथ जो सलूक किया था वो आज भी। अच्छा, ये एक तरफ से हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम वज़ीर दिफ़ा, ज़ाहिर बहुत बड़ा ओहदा है, बड़ी वजारत है, बड़ी अहम वजारत है वज़ीर दिफ़ा, और वज़ीर दिफ़ा देखिए एक गुफ्तगू जो कर रहे हैं सर, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? हम सब आपस में बैठकर बात कर रहे हैं कि जी खबर आ रही है कि शायद डील हो गई हो, फिर हुकूमत की जानिब से कहा जाता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी की रिहाई और गंडापुर का धमकियां देकर छुपना मामूली बात नहीं, और वो कहते हैं यार इस तरह तो कोई नहीं छुट जाया करता, कोई ना कोई तो बात है। सर इसको क्या समझे, ये वज़ीर दिफा हैं, इनकी पार्टी कह रही है कोई डील नहीं, ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी इस तरह तो कोई नहीं छुट जाया करता, मामूली बात नहीं है, क्या मतलब लें इसका? देखिए पॉलिटिकल पार्टियों में मुख्तलिफ लीडर की मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ होती हैं। सीनियर लीडरों की, ये एक बहुत सीनियर लीडर है, हुकूमती बयानिया यही होता है कि जी कोई डील हमने नहीं की, वो डील करेंगे तो वो उसमें शामिल होंगे, हालांकि उनको शामिल करते भी नहीं लोग जो डील करते हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत उनकी है तो वो होता। लेकिन जो दिल की बात है ना, वो ये कहते हैं भाई तुम ये कह देना, तो वो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो भी पार्टी पॉलिसी है, और जो उनका बयानिया है वो भी पार्टी पॉलिसी है। डेट्स अ पॉलिटिक्स, ये होता है। सर वज़ीर दिफा हैं, बड़ी अहम पोजीशन है, वो अगर ये कहें तासुर दें कि डील के बगैर तो कोई निकल ही नहीं सकता बाहर। देखें वज़ीर दिफा कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि असद कैसर साहब के घर पर गया था और 4 एहलकार बाहर खड़े हुए थे। क्या वज़ीर दिफा बनने के बाद उन्होंने उन 4 एहलकारों को भी याद किया? नहीं। तो सर ये वज़ारत दिफा का ओहदा सही है, और चीज़ें इसके अंडर में कौन कौन आता है सर? सर अंडर तो प्रेसिडेंट के भी आता है, अंडर तो प्राइम मिनिस्टर के भी आता है। नहीं, वज़ीर दिफा के अंडर में आप समझ रहे हैं, लॉ एंड अंडर में तो प्राइम मिनिस्टर की भी आता है, जाहिर है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पर हमें एक चीज़ को मतलब ये वज़ीर दिफा को या पंजाब हुकूमत को पता नहीं होता कि सुबह 7 बजे जेल खोल के सवाती को मिलवा दिया? बात कहूँगा, सब पता होता है, सब पता, या उनको भी सरप्राइज मिलता है सुबह? पता होता है। मैंने कहा ना बयानिया अलग होता है, हुकूमत का अलग होता है, लीडरों का अलग होता है। ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने ज़्यादातर में हमेशा से देखता, मैंने यहाँ तक देखा है कि वज़ीर दिफा गए, अच्छा सुबह 7 बजे मिलकर आए जेल में, देखें जनाब कैसे जेल खुल गई और कैसे चले गए। देखें ये वज़ीर दिफा जो है ना, ये हमेशा किसी की ख्वाहिश पर जुमला मारते रहे। इन्होंने एक बार ज़रदारी साहब की ख्वाहिश पर जो है वो मखदूम अमीन फ़हीम को बोल दिया था क्या कि जनाब इनके तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ ताल्लुकात हैं, और फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रुकवा दिया गया था, और बाद में उसका इकरार किया उन्होंने। ख्वाजा आसिफ ने खुद ने कहा कि मुझे ज़रदारी साहब ने कहा था कि मैं उनके ख़िलाफ़ गया, ये बाकायदा उन्होंने कहा। तो मेरे भाई ये ख्वाजा आसिफ साहब तो हमेशा जो बयान देते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं से लिंक होता है, उनको कहा जाता है फीड किया जाता है, ये लें वो फीड कर जुमला दे। अच्छा जी, ये एक बड़ी अहम खबर, आज बहुत ज़्यादा चर्चा रहा उस खबर का, और अभी भी दबी नहीं है, मुसलसल उस पर बात हो रही है। वो है लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर जो हमला हुआ, और कहा जा रहा है जी PTI के वर्कर्स थे या लोग थे उनके, डिजिटल मीडिया के या वोटर सपोर्टर होंगे उनके। तो सर इसको किस तरह देखते हैं? दूसरे मुल्क में एक आपका साबिक चीफ जस्टिस आया हुआ है, आपके हाई कमीशन की गाड़ी है, आप क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह का हमला करके? देखिए यार, अब इसकी बस हो गई है, ये बहुत पहले इसको रोक देना चाहिए था। पाकिस्तान के ना सिर्फ वज़ीर आज़म एक ने एक से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में उनकी इंसल्ट की गई, और इस तरीके की ये तो हद कर दी गई। यहाँ तक भी होता था कि अगर वो किसी निजी तकरीब में जा रहे होते तो उनके पीछे पीछे कैमरा लेकर चले जाते थे, कहीं खाना खा रहे हैं तो वहाँ उनके साथ बदतमीज़ी। ये महज़ब मुल्कों में गैर महज़ब हरकत कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और लेकिन कभी किसी ने उसको कानून को इस्तेमाल नहीं किया। अब इन्होंने जो किया है, इसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये ना सिर्फ कम हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए, वो जिस जगह पे थे, वो उस जगह से जहाँ से वो चीफ जस्टिस साहब निकले थे, और उनके साथ सिफारतकार था। सिफारतकार को ब्यूरोक्रेटिक कुछ इस्तेकाक हासिल होता है। उनकी गाड़ी, उनका एरिया जो होता है ना, वो उस ज़ुमरे में नहीं आता कि जहाँ पे उनका कानून चले। उधर घुस के उधर उनकी गाड़ियों पे हाथ मारे हैं और उनकी वीडियो बनाई है और जो कुछ किया है। अब उन्होंने एक्शन ले लिया। एक्शन 2 किस्म के लेने की बात की, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो पाकिस्तानी जो है उनके नादरा के, आपको पता चेहरे से आजकल आए तो उनके चेहरे आ गए। अब उनकी शनाख्ती कार्डियाँ ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो ट्रैवल करके यहाँ पर आएंगे तो उनकी बड़ी रेड कारपेट उनको दिया जाएगा। और दूसरा, अगर उनका पासपोर्ट भी यही है, वहाँ से तो ब्रिटिश है, पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे और ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे मंसूख हो जब जाएगा। तक वो पूरी वो माफीनामा पता नहीं क्या क्या और जरा ये कहते हैं कि जी स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात की बात भी हो रही है। दूसरा, उधर की पाकिस्तान एम्बेसी ने जो बेहतरीन काम किया है, जो कि अमेरिका एम्बेसी में जो पाकिस्तान की थी वहाँ भी करना चाहिए था, जहाँ जहाँ ये लोग करते हैं वहाँ करना चाहिए था। इनकी रिपोर्ट करें अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कि ये हमारे गैर मुल्की मेहमानों को, जो कि बाद दफ़ा ब्रिटिश के भी गेस्ट होते हैं, सरकारी गेस्ट होते हैं, उनके साथ ये चंद लोग हैं जो ये सलूक कर रहे हैं, इनको चेक किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बाहर मुल्कों में यहाँ जैसा कानून तो होता नहीं ना,
कि फ़ोन आ गया, अरे ये इसका वो है, ये उसका रिश्तेदार है, चलो भाई वो पका। तो सियासत सर किस नहज पर आ गई कि आम आदमी अब ये यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सिर्फ वोट, और पहले जो आपस में सिर्फ तनकीद होती थी पॉलिसीज़ पर, अब इस हद तक बात चली गई है कि हमले शुरू हो गए। हाँ, तो इसको कहीं रोकना पड़ेगा ना। जब तक एक आप किसी को छूट दिए जाए तो वो तो हाथ आपकी नाक तक पहुँच जाते हैं ना। अब जब पकड़ेंगे, गिरफ्तार होंगे, उनको पता लगेगा यार वो पाकिस्तान जाता, उसका पासपोर्ट ब्लॉक था। कसूर किसका है? कसूर इंतज़ामिया का भी है, और जो लोग करते हैं उनका तो सबसे ज़्यादा है कि यार कुछ तो शर्म हया होती है ना। आपके मुल्क में आप जिस मुल्क में हैं, आपका मुल्क का कोई रहनुमा आ रहा है, भले आपके उससे इख्तिलाफात ही सही, कभी हमने बड़े उसके साथ कहना पड़ता है अफसोस के, मैं भी बहुत मुल्कों में रहूँ, मैंने कभी इंडियंस को किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरीके से करते नहीं देखा। ये हमारे ना मैंने कभी, ना मैंने किसी यूरोपियन को करते देखा। क्या कहेंगे भाई? पीटीआई ने रिवाइट डाली है बहुत ज़्यादा, पहले हल्का फुल्का होता था, पीटीआई ने हद कर दी। आप कहते हैं वहाँ पर हमारे साबिक चीफ जस्टिस के साथ ऐसा सलूक किया, तो चीफ जस्टिस खड़ा हुआ होता है साबिक, उसके साथ नया वाला चीफ जस्टिस खड़ा होता है, और उस चीफ जस्टिस के साथ जो कुछ हो रहा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथे के अंदर हो रहा होता है। किसी ने कुछ कहा? यहाँ पर चीफ जस्टिस के जिस जगह जाकर वो डोनट की शॉप पे उसका बदतमीज़ी होती है, लोग वहाँ जाकर वीडियो खिंचवाकर वायरल कर फिर गाली देने को बेहतर समझते हैं। बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी उसकी तजलील कर रहे होते हैं, न सिर्फ अपने वीलॉग्स के अंदर बल्कि सरेआम कर रहे होते हैं। वो सहाफ़ी भी मैं उनको कहता हूँ या नहीं कहता हूँ। क्या जो लोग, हम लोग ख़ुद अपने यहाँ पर जिनको नहीं पकड़ सकते कि ये किसी पर हद की इज़्ज़त का दावा कर सके, वो दूसरी जगह जाकर हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जनाब मदीना के अंदर क्यों हुआ, लंदन के अंदर क्यों हुआ, यूएई के अंदर क्यों हुआ। बात यह कि एक शख्स मुझे सामने नज़र आ रहा है कि जो तस्वीर कर रहा है, सामने, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, और मैं उसको नहीं रोकता। क्यों नहीं रोकता? और वहाँ जाकर मैं कहता हूँ यार वो उसने ऐसा किया, गलत किया। अरे भाई वो तो यहाँ पे भी कर रहा है, पकड़े ना इसको। जब आप यहाँ शे देते हैं, जब यहाँ जाकर आपके सारे बड़े बड़े लोग डोनट जाकर खाते हैं, जब आपके बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी वहाँ पर अदालत के अहाते में खड़े होकर मौजूदा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जो जस्टिस होता है उसको तज़लील आमेज़ नामों से पुकारते हैं, और आप कहते हैं कि यार जाकर पकड़ें उधर। क्या मतलब, जो कर नहीं सकते वो हमेशा यार हमने नहीं किया, किसी की साजिश होगी, इंडिया की साजिश ले आते हैं। यार छोड़ें, मतलब कर लें यहाँ पे। थोड़ा जनाब ये साजिश भी हो सकती है, लेकिन जाहिर है ये एक खास तौर पर साजिश बोल रहे हैं। नहीं, वो जो आम वाक़यात हो जाते तो हम कहते थे यार इंडिया की साजिश हुई। मुझ पे नहीं ब्लेम डाल रहे हैं कि नहीं, ये तो जाहिर एक रवैया है ना जो सियासतदानों ने पैदा किया। अगर आप समझ रहे हैं इस तरह का कोई गिल्ट है तो बता दें। नहीं, लोगों की जहनसाजी कौन कर रहा है? ये पीटीआई की लीडरशिप में कसूर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खान को बहुत कुछ सोचना चाहिए था कि यंगस्टर उसको फॉलो करते हैं, एक बहुत बड़ा तबका उसको फॉलो करता है। वो जिस किस्म की ज़ुबान बोलेगा, जिस किस्म की चीज़ें करेगा, जो कपड़े पहनेगा, लोग उसको फॉलो करते हैं। उसको बहुत समझ के अपने मुंह से अल्फाज निकालने चाहिए। वो जो अल्फाज निकालता था, आज उनकी पार्टी उसको खुश करने के लिए, अपने आप को इमरान खान जाहिर करने के लिए ये हरकतें करते हैं। मर्द तो मर्द, औरतें भी करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो गया। और इसी तरीके से रुकेगा, देखें ये रुकेगा सख्ती के साथ, ये रुकेगा लॉस के साथ। आपको लॉ पे अमल करना पड़ेगा। लॉ पे अमल नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा। आपने अब किया है, आप देखें, अब दूसरे बड़ी जल्दी ट्रेवल करती है बात। एक आदमी, एक जमात का अगर उसको स्टॉप कर दिया जाए पाकिस्तान जाते हो, तो ऐसी रातों रात बात फैलती है, यार उसको रोक लिया, क्यों रोक लिया यार, उसको उसने मुजाहरा किया था, अगली बार मुजाहरे में कोई जाएगा नहीं। ये बहुत होता है बाहर में। मैं जो रोकने वाले थे वो उसको उस वक्त टाइगर और टाइग्रेस कहते थे, टाइगर फोर्स बनाई हुई थी। सही नहीं, वो उसको कहते थे ये हमारे वॉरियर्स हैं। हाँ, वॉरियर, ये 5th जनरेशन के वॉरियर्स हैं। उसी की तो मैं गलती बोल रहा हूँ, गलती थी उसकी। ये उसकी गलती नहीं कह रहा मैं, उसने माशरे को बिगाड़ कर दिया। देखें नवेद भाई, जो उसके पीछे था भाई। देखें नवेद भाई, जब इस शहर के अंदर मिलिटेंसी हो रही थी ना, तो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए थी। जब वो हो रहा था ना, तो उसको 5th जनरेशन वॉर के नाम पर हम उसको हीरो कह रहे थे। उस वक्त दहशतगर्द क्यों नहीं कहा? हम उस वक्त वॉरियर कह रहे थे कि ये हमारे बड़े ज़बरदस्त पैसा ला रहे हैं। जब हम उस वक्त कहते थे ये गलत हो रहा है, तो आप हमें कहते थे आप बता रहे हो। हम कहते थे ये ठीक रवैया नहीं है। आप एक फस्तायत को जगह दे रहे हैं, आप एक तरफ जो है वो बिल्कुल वो माशरा कायम कर रहे हैं कि जिसमें ये कल आपके गले आएगा, और वो आ गया, वो आया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, खेल की खबर शामिल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान अब चूँकि बना दिया है मोहम्मद रिजवान को। वो कहते हैं जी कभी कप्तानी की ख्वाहिश नहीं थी, ना ही कभी कप्तानी मांगी, अल्लाह ने कप्तानी दी तो इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन
कप्तानी ये जो उनका नाम आया कुर्रा फाइल जो निकला उससे सिर्फ 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि जी देखिए एक क्लिप इनका जिसमें वो रिजवान साहब तारीफ़ कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की कि कितना ज़बरदस्त आदमी है, सुबह में अफ्रीका में होता है, दोपहर में दुबई आ जाता है, शाम में फिर लाहौर आ जाता है, इतना भाग दौड़ करता है, इतना बेहतरीन काम करने वाला आदमी है, इतनी भाग दौड़ कर रहा है क्रिकेट के लिए, और 3 दिन बाद पता चला जी कप्तान बन गए। प्लेयर्स को ये नहीं करना चाहिए कि प्लेयर्स को अपनी क्रिकेट पे अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखना चाहिए कि मैं रिजवान अच्छा खिलाड़ी है, वो फाइटर है, वो अच्छा कीपर भी है, उसको अपनी कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए। आज ये है कल कोई और आ जाएगा। इसी तरीके से एक ने बाबर कोटाना पे ट्वीट कर दी थी फ़खर जमान साहब को, उनको ना सिर्फ टीम से निकाल देगा, सेंट्रल कॉन्टैक्ट से भी बाहर कर देगा। इतना नहीं करना चाहिए, ना ही अपने तारीफ करने अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे अवामी रवैये पे कि सियासतदान ने क्या खान साहब ने कर दिया। सर ये क्या रवैया? ये मैं कह रहा हूँ ना, बिन हसल कौम हम में जो ये बुराइयाँ आ गई है ना, इसके लिए बहुत हमें सर जोड़ के सोचना पड़ेगा। हमारे लीडरान को, हमारे उन लोगों को जिसको लोग फॉलो करते हैं, उनको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। उनको इस किस्म की बातें करनी पड़ेंगी कि वो माशरे की इस्लाह करें कि किधर जा रहे हैं। 2 पढ़ी लिखी फैमिलीज़, एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड फैमिलीज़ एक रेस्टोरेंट में बैठ के लड़ाई हुई उनकी, इंग्लिश जुबान जान रहे हैं, इंग्लिश जुबान में एक ही गाली दिए जा रहे हैं और वो ये पढ़े लिखे लोग, तो माशरा तो अब जिधर भी देखें क्या कहेंगे बिगाड़ की तरफ है। इसकी इस्लाह के लिए बहुत अहम लोगों को बहुत अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। खुशामदी और कसीदा गो ही हमेशा बादशाह सलामत के वज़ीर रहे, ये तारीख़ है। तो जो बादशाह सलामत के कसीदे पढ़ेगा, जो ताकत के महवर को सजदा कर देगा, सही है। ये सिर्फ हमारे यहाँ है या यूरोप में भी है? ये हमारे यहाँ ज़्यादा है, वरना मेरिट होना चाहिए यार, मेरिट होना चाहिए। यूरोप में भी है ऐसा कि और तनकीद, सर वहाँ भी है क्या? तनकीद आप तो रहे हैं जुबैर साहब, क्या चीज़? देखिए यूरोप में भी कोई खुशामदी बेसिकली ना कोई भी होता है ना, खुशामद पसंद होता है। 4 लोग आपकी भी तारीफ करते हैं, अली सरवर तो पाकिस्तान में है ना, बड़ा अच्छा यूरोप में आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा अंदर से लगेगा यार ये आदमी बड़ा अच्छा है ना। तो पूरी दुनिया में हर इंसान को खुशामद पसंद होती है, लेकिन मेरिट, क्योंकि वहाँ कानून है, लॉज है, वो आप मेरिट से हट के काम तो करें। आप वज़ीर हो या कोई भी हो, आपको उसकी सज़ा मिलेगी। ये है ही नहीं। उन्होंने तारीफ की, उसको कैप्टन बना दिया, उसने तनकीद की, उसको निकाल के बाहर कर दिया। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, एक शोबिज़ की खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मॉडल हैं, बड़ी मशहूर अदाकारा हैं आयशा तूर। वो कहती हैं जी कराची के मर्द पंजाब के मर्दों से बेहतर हैं। वो कहती हैं कराची में पदर शाही इतनी नहीं जितनी पंजाब में है। सर क्या कहेंगे? यार एक तो टू बी ऑनेस्ट मैं इनको नहीं जानता, लेकिन बात बड़ी अच्छी की है, क्योंकि कराची की तारीफ़ की है, हम खुद कराची के हैं, तो ये तो इंसान को अच्छी लगती है अंदर से ना कि भाई कराची के मर्द ज़्यादा अच्छे हैं उनसे, पंजाब से। तो बहरहाल हर कौम में, हर शहर में हर तरह के मर्द होते हैं। पंजाब में भी बहुत डिसेंट लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही। लेकिन आप कह रहे हैं वो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन हम कदरे बेहतर हैं। अब वो हमको उन्होंने कदरे बेहतर कहा है, उनकी ज़रा नवाजी है। मतलब यहाँ भी बड़े बड़े यहाँ भी जो है ना वो हर कौम में, हर शहर में, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं। खातून का तजर्बा भी तो होगा ना। तो अपना ज़ाती तजुर्बा बयान कर रही है। अनीस भाई से बताएंगे। नहीं, हाँ ये क्या बात की है? मतलब ये क्या कंपैरिजन है? मैं खातून पे बात नहीं कर रहा, मैं उसके कहीं बात पे पूछ रहा हूँ। मतलब क्या कंपैरिजन है कि यार यहाँ के मर्द जो है वहाँ से बेहतर होते हैं, वहाँ के मर्द यहाँ से बेहतर होते हैं? उन्होंने जिक्र किया ना, वो कहती हैं जी कराची में पदर शाही इतनी नहीं है जितनी पंजाब में। ये बात दुरुस्त है। शहरी निज़ाम यहाँ ज़्यादा मजबूत है, वहाँ का अभी इतना ज़्यादा शहरी नहीं है वो लोग, तो वहाँ पर ज़्यादा असर है उसका। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शहरी निज़ाम है तो पदर शाही निज़ाम इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो ये एक हकीकत है, और इसको मतलब मैं साइंटिफिकली देखें तो ठीक बात है। लेकिन बाकी जो पहली वाली बात इन्होंने कही है कि यार यहाँ के मर्द और वहाँ के मर्द, हम चंद एग्जांपल से किसी को भी कोट अनकोट नहीं कर सकते। मेरा कहने का जो ऐसा कह रहे हैं ज़ाती तजर्बा, अब पता नहीं क्या तजर्बात हैं उनके। अब वो 1-2 लोगों से मुलाकात कर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। कराची आई हुई हूँ तो कराची में है ना, इसीलिए वो ड्रामा को चाहिए होंगे तो बस सही, और कोई वजह नहीं। ड्रामा लेने के लिए जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें रहेगा इंतज़ार। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।